सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो अब तक हम लोग जो है 3 हेड्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले हमने सैलरी पढ़ा था, दूसरा हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, तीसरा हमने कैपिटल गेन पढ़ा था, चौथा हेड जो आता है वो आता है पीजीबीपी, और उसके बाद एक और हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस हेड को कैच मी ऑल हेड भी कहते हैं, यानी कि जो भी इनकम उन चारों हेड्स के अंदर नहीं जाती है वो इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। यानी कि ये एक तरह से रेसिडरी हेड भी है, बिकॉज जो इनकम अब चारों हेड में नहीं जा रही है लेकिन वो स्पेसिफिकली टैक्सेबल होनी है और वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो फिर वो किस हेड में जाएगी? तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाएगी। तो ये हेड जो है 56 से लेकर 59 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं। तो हम ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और ये वीडियो देखने से पहले इन नोट्स को अपने पास रख सकते हो, प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। आपको ये नोट्स बहुत काम आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा ये हेड इन नोट्स के अंदर मैंने समराइज करके डाल रखा है, तो आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन हेड्स की जो अरेंजमेंट करी है मैंने, सेक्शंस की जो अरेंजमेंट करी है वो मैंने लाइन वाइज कर रखी है कि कौन से सीक्वेंस में आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हर जैसे किसी भी हेड का और या किसी भी सेक्शन का चार्जिंग सेक्शन होता है, तो इस हेड का भी चार्जिंग सेक्शन है। वो सेक्शन कौन सा है? 56(1). तो 56(1) क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि ये फाइनल हेड है, यानी कि जो इनकम पहले चारों हेड में नहीं आ रही है वो इनकम इस हेड के अंदर आएगी अगर वो टैक्सेबल है। अगर वो एग्जेम्प्टेड इनकम है तो फिर वो टैक्सेबल होनी ही नहीं है, तो वो किसी भी हेड में नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो टैक्सेबल होनी है लेकिन ना वो पीजीबीपी में जा पा रही है, ना वो कैपिटल गेन में जा पा रही है, ना वो सैलरी में जा पा रही है, और ना वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा पा रही है, तो वो इनकम इस हेड के अंदर आएगी। तो सेक्शन 56(1) जो है वो कहता है कि ये फाइनल हेड ऑफ इनकम है, और कोई भी इनकम जो टैक्स होनी है यानी कि वो टैक्सेबल इनकम है और वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड नहीं करी गई है और वो किसी भी चारों हेड में नहीं जा पा रही है, तो वो इसके अंदर आएगी। उसके बाद में एक पॉइंट आता है कि इस हेड के अंदर कंपटीशन कैसे होगा। तो इस हेड के अंदर कंपटीशन आपका अकाउंटिंग की तरह ही होगा, यानी कि जो भी इनकम और जो भी आपकी एक्सपेंसेस है जो अलाउड है उनको आप डेबिट क्रेडिट जैसे करते हो, वैसे इस हेड के अंदर आप अपनी इनकम लेके उसके जितने भी खर्चे अलाउड है वो माइनस करके इस हेड के अंदर डाल सकते हो। अब इनकम जो है आप स्पेसिफिकली दो बेसिस पे आप इनकम को अकाउंट कर सकते हो, या तो कैश बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे। कैश बेसिस पे क्या होता है? तो कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब आपको इनकम रिसीव्ड हो जाएगी तब आप उसको अपनी इनकम दिखा के, जिस प्रीवियस ईयर में इनकम मिली है उस प्रीवियस ईयर में इनकम दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हो। और मर्केंटाइल बेसिस पे ये होता है कि आपको इनकम शायद मिली ही ना हो, बट अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर एक्यूरू हो गई है तो आप उसके ऊपर टैक्स दे सकते हो। कुछ ऐसी इनकम्स है जो स्पेसिफिकली कैश बेसिस पे ही अलाउड होती है, यानी कि जब वो आपको मिलेगी तभी आपको टैक्स देना है, चाहे आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो। और बाकी सारे केसेस में जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से आप कैश इनकम को टैक्स कर सकते हो। एक बार अगर आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया है, या तो कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम, तो फिर आपको रेगुलरली उसी सिस्टम को फॉलो करना है। यानी कि आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर में कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हो। एक बार फॉलो कर लिया तो फिर आपको कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते चलना है। जैसे लेकिन एओ, अगर आप एओ से परमिशन लो तो आप किसी साल में चेंज कर सकते हो। अगर मैं मर्केंटाइल सिस्टम का एक एग्जांपल आपको दूं, तो सपोज आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, आपने बैंक के अंदर सपोज 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया, एफडी करी 6% की रेट से। तो 6% की रेट से आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा, एफडी बनाई। बैंक वालों ने कहा कि 5 साल के बाद आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी और हर साल हम आपका इंटरेस्ट जो है क्रेडिट करते जाएंगे, लेकिन आपको पे नहीं करेंगे। पे आपको 5 साल के बाद ही करेंगे जब वो मैच्योर हो जाएगी। तो हर साल आपका 10 लाख रुपए के ऊपर 6% की रेट से 60,000 रुपीज जो है क्रेडिट हो रहा है।
अब अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तब ये आपकी आईएफएस के हेड के अंदर इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते हो तो जब आपको ये पूरे के पूरे 5 साल के इंटरेस्ट जो मिलेगा, यानी कि 60,000 इंटू 5, जब 3 लाख आपको 5th ईयर के एंड में मिलेगा, तब ये आपकी आईएफएस के अंदर इनकम बनेगी। तो ये होता है मर्केंटाइल या कैश बेसिस का सिस्टम। पर कुछ ऐसी स्पेसिफिकली इनकम्स है जो आपको कैश बेसिस पे अलर्ट होगी अगर आपने मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर रखा हो तो भी। वो कौन सी होती है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 56(2) आता है। 56(2) बताता है कि कौन सी स्पेसिफाइड इनकम्स है जो इसी हेड के अंदर रहेगी, यानी कि वो इनकम और किसी हेड के अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू देता हूं और इन हेड इनकम्स को हम डिटेल्ड में डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले आपका डिविडेंड आ गया। तो डिविडेंड जो है आपकी इनकम, वो आपकी इसी हेड के अंदर टैक्स होएगी। आपको डिविडेंड चाहे किसी भी कंपनी से मिला हो, इवन अगर आपका जो शेयर्स है जिसपे डिविडेंड मिलते हैं, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड भी है, शेयर्स अगर आपके स्टॉक इन ट्रेड भी है, तो भी उसमें से जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। शेयर्स की डीलिंग का जो इनकम है वो पीजीबीपी में जा सकती है अगर स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन जो डिविडेंड इनकम है वो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर दूसरी आती है आपकी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? तो कैजुअल इनकम होती है जैसे अगर आपने कोई लॉटरी खेली, या आपने हॉर्स रेसेस करा, या कोई दूसरी टाइप की रेसेस आपने उसमें उससे कोई इनकम जीती, या आपने ऑनलाइन कोई गेम खेला उससे कोई इनकम जीती, तो वो आपकी कैजुअल इनकम होती है। तो कैजुअल इनकम जो होती है आपकी, वो भी हमेशा इसी हेड में जाती है, बिकॉज और किसी हेड के अंदर वो जा नहीं सकती। फिर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन का जो कंपनसेशन होता है उसके ऊपर, तो वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। कंपल्सरी जो कंपनसेशन मिला है वो कैपिटल गेन में जा सकता है, बट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। फिर एडवांस मनी फॉरफिटेड, जैसे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएशन किया और वो फेल्ड हो गया, उस जैसे अगर कोई आपको पैसे मिल रखे थे एडवांस में और वो आपने फॉरफिट कर दिए, वो अगर आपने फॉरफिट कर दिए तो वो भी इसी हेड के अंदर आपकी इनकम बनेगी, वो और किसी हेड में नहीं जाएगी। लेकिन ये कब से है? तो ये 1 अप्रैल 2014 से है। 1 अप्रैल 2014 से पहले जो एडवांस मनी फॉरफिट होती थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाती थी, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता था वो कम हो जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2014 से अब जो एडवांस मनी फॉरफिट होती है वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है सीधा आईएफएस के अंदर। गिफ्ट, कोई भी अगर आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट इन द सेंस कि अगर कोई भी आपको स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी या फिर पैसे मिले हैं विदाउट कंसिडरेशन या लो कंसिडरेशन पे, तो उसे गिफ्ट ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो भी इसी हेड के अंदर टैक्स होगा। हम गिफ्ट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अगर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके अगर जो आपकी मैच्योरिटी पे या आपको जो उससे पैसे मिले हैं, अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है यानी कि वो टैक्सेबल हो रही है, तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। अगर एग्जेम्प्टेड है तब तो एग्जेम्प्टेड इनकम बन जाएगी, तब तो वो टैक्सेबल ही नहीं होंगे, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। फिर कुछ और इनकम्स है जो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कोई भी आपकी जो सिक्योरिटीज है जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। फिर रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपका बिजनेस नहीं है प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट करने का, बिजनेस नहीं है लेकिन आपने प्लांट एंड मशीनरी लेट आउट करी, जैसे अगर किसी के पास पड़ी थी और उसने लेट आउट करी, तो उससे जो इनकम आएगी वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर बिजनेस है प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट करने का, तब वो पीजीबीपी में जाएगा। फिर अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे मिले हैं और वो पीजीबीपी में या फिर सैलरी में नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। उसके बाद अगर फैमिली पेंशन मिली है, फैमिली पेंशन क्या होती है? जैसे अगर मान लो एम्प्लॉयर जो है पहले एम्प्लॉय को पैसे देता है मंथली, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ के बाद वो उसकी फैमिली के किसी लीगल ईयर को या उसकी विडो को पैसे दे रहा है, तो वो फैमिली पेंशन होती है। तो वो फैमिली पेंशन जो है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। अगर एम्प्लॉय को मिल रहे हैं तो फिर इस हेड के अंदर नहीं जाएंगे, तब सैलरी हेड में जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉय के किसी लीगल ईयर को मिल रहे हैं या उसकी विडो को मिल रहे हैं तो इस हेड में जाएंगे। अगर कोई बैंक डिपॉजिट है
जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल अभी आपको लिया ही था एफडी वाला, तो बैंक डिपॉजिट या एफडी जो भी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर आपने कोई किसी को लोन दिया है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो आपका बिजनेस है तो नहीं टैक्सेबल होगा। यानी कि बिजनेस नहीं है, आपने सीधा ऐसे लोन दिया तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। बिजनेस है अगर तब वो पीजीबीपी में जाएगा। इनकम टैक्स अगर रिफंड मिला है, इनकम टैक्स का रिफंड मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, वो इनकम नहीं होती है। इनकम टैक्स का रिफंड आया तो वो इनकम नहीं होती है। बट उस रिफंड के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिला है, अगर उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड जो मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है आई मीन, तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर लेट आउट कर रखी है हाउस प्रॉपर्टी किसी ने, यानी कि कोई ओनर था हाउस प्रॉपर्टी का, उसने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तब वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। लेकिन सब लेट किया, जैसे सब लेट का क्या मतलब होता है, ये घर ए का था, ए ने ये घर बी को लेट आउट किया, तो अगर बी को लेट आउट किया है तो ये ए के हैंड में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज बी ने इस घर को आगे सी को लेट आउट किया, बी ने इस घर को आगे सी को सबलेट किया, ए का घर था, ए ने बी को लेट आउट किया, तो ए के हाथ में जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। बी ने फर्दर सबलेट कर दिया सी को, तो जो बी के हाथ में जो अब इनकम आएगी वो आईएफओ के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर डायरेक्टर सिटिंग फी, अगर डायरेक्टर को सैलरी मिली है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन जो सिटिंग फी मिली है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर अगर एमपी एमएलए को जो सैलरी मिली है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, बिकॉज एमपी एमएलए एम्प्लॉय नहीं होते हैं। एमपी एमएलए जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, मतलब इंडिया के सिटीजन्स के, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, इस वजह से वो सैलरी हेड में नहीं जाता, वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होता है। फिर अगर कोई रॉयल्टी इनकम है तो वो भी आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होएगी। और अगर फोर फीचर हुआ है एडवांस मनी का तो वो आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। तो इतना अभी तक हमने एक ओवरव्यू ले लिया। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम्स यानी कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, अदर रेसेस, कार्ड गेम्स, ये सब जो है मतलब इसमें कार्ड गेम्स भी आ जाएंगे, ऑनलाइन गेम्स, तो वो सारा जो इनकम है वो आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो कंपनसेशन मिला है उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होएगा। एडवांस मनी फोरफीट करी है वो इस हेड के अंदर। गिफ्ट, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैसे मिले हैं और वो एग्जेप्टेड नहीं है तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। कोई भी इंटरेस्ट मिला है, चाहे सिक्योरिटीज पे मिला हो, बैंक डिपॉजिट पे, लोन पे, इवन इनकम टैक्स रिफंड पे, तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रिफंड जो मिला है वो टैक्सेबल कभी नहीं होता। फिर अगर प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है और वैसे रेंट पे दिया है तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पैसे मिले हैं जो पीजीबीपी या सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं तो वो इस हेड में टैक्सेबल होंगे। फैमिली पेंशन मिली है वो इस हेड में होगी। अगर सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो इस हेड में होगा। डायरेक्टर सिटिंग फी है तो वो इस हेड में होगी। अगर कोई भी एमपी एमएलए को जो सैलरी मिली है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, मनी और प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किसी को गिफ्ट मिला है, गिफ्ट यानी कि अगर किसी को पैसे या प्रॉपर्टी मिली है लो या नो कंसिडरेशन पे, तो वो टैक्सेबल कैसे होगी। तो जो भी रेसिपेंट है मनी और प्रॉपर्टी का, जिसको इनएडुकेट या नो कंसिडरेशन की वजह से में ये प्रॉपर्टी मिली है, इनएडुकेट कंसिडरेशन या नो कंसिडरेशन,
तो उसके हाथ में जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो कैसे होगा डिफरेंस टैक्सेबल, वो हम देखते हैं। तो आप समझिए, अगर किसी को गिफ्ट मिला है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन रिलेटिव, रिलेटिव्स कौन है वो इसी सेक्शन में बताया गया है, हम आगे देखेंगे कि रिलेटिव्स कौन होते हैं। तो किसी को भी अगर किसी भी पर्सन से गिफ्ट मिला है, पर्सन यानी कि कोई भी हो सकता है, पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी, तो हमें ये देखना है कि गिफ्ट कैसे है। गिफ्ट तभी होगा अगर लो या नो कंसिडरेशन पे मिला हो, मतलब अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में मिल गया चीज तब तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, तब तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। बट किसी को कोई चीज फ्री में मिल रही है या एज अ गिफ्ट मिल रही है तो फिर वो गिफ्ट मानी जाएगी और वो जिसको मिल रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होएगी। तो टाइप ऑफ गिफ्ट क्या आता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर किसी को गिफ्ट मिलता है किसी भी पर्सन से अदर देन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को छोड़ के, रिलेटिव्स में मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है। फॉर लो और नो कंसिडरेशन, लो कंसिडरेशन पे मिल रहा हो या नो कंसिडरेशन पे मिल रहा हो, नो कंसिडरेशन तो सीधा हो गया फ्री में मिल रहा है, लो कंसिडरेशन पे यानी कि जितनी भी की वैल्यू का था लेकिन उसे बहुत कम वैल्यू में मिल रहा है, मतलब कितनी भी कम हो सकती है, तो वो टैक्सेबल होएगी। तो एक पॉइंट मुद्दा ये उठता है कि गिफ्ट क्या होते हैं। सबसे पहले गिफ्ट में क्या क्या चीजें आएगी, तो गिफ्ट में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मनी। सबसे पहले गिफ्ट के अंदर मनी आएंगे, यानी कि किसी ने किसी को पैसे दिए, पैसे अगर दिए हैं यानी कि रुपए, किसी ने अगर किसी को रुपए दिए हैं तो वो गिफ्ट के अंदर आता है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी होती है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, फिर ड्राइंग्स, फिर ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो किसी ने अगर किसी को पहले गिफ्ट या तो गिफ्ट दिया है या स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी दी है लो या नो कंसिडरेशन पे, यानी कि फ्री में दिया, यानी कि गिफ्ट तो एक तरह से, गिफ्ट में मनी तो विदाउट कंसिडरेशन ही हो गया कि किसी ने किसी को पैसे दे दिए तो वो गिफ्ट है। दूसरा स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में दे दी कि किसी ने किसी को ज्वेलरी दे दी, उससे पैसे नहीं लिए, या ज्वेलरी की जितनी वैल्यू थी उतने से कम पैसे लिए हैं। सपोज ज्वेलरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपए लेकिन उससे लिए कि तुम सिर्फ 1 रुपए दे दो, तो ये लो कंसिडरेशन की बात हो गई। तो ज्वेलरी या कोई भी इन स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो फिर से आप देखो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या आती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं आपके क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या कोई भी और जितने भी हैं वो, तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं। तो आपने एक चीज अगर आप देखोगे तो जो मैंने रेड के अंदर डाले हैं, बॉक्स के अंदर डाले हैं, ये आपके कैपिटल एसेट में भी आते हैं, कैपिटल गेन के कैपिटल एसेट्स में भी ये कवर्ड होते हैं। तो इतने आपको याद रहेंगे। सिर्फ 3 एक्स्ट्रा है, कौन कौन से एक्स्ट्रा आ गए, एक शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ गया, एक बुलियन आ गया और एक वर्चुअल डिजिटल एसेट आ गया। तो ये सारे तो आपके कैपिटल एसेट के अंदर भी कवर्ड है। तो इमूवेबल तो टाइप ऑफ गिफ्ट के अंदर हमने पहला देख लिया मनी, दूसरा देखिए स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा तीसरा आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड, बिल्डिंग और बोथ। तो ये 3 टाइप के गिफ्ट आपके कवर है, यानी कि ये 3 गिफ्ट अगर लो या नो कंसिडरेशन में मिले तो इन्हें गिफ्ट माना जाएगा और ये सामने वाले पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन रिलेटिव से मिले तो टैक्सेबल नहीं होंगे।
तो मनी की बात करते हैं सबसे पहले कि मनी में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। मनी की टैक्सेबिलिटी कैसे चलेगी। तो अगर किसी पर्सन को किसी से पैसे मिले हैं, सपोज ₹10,000, तो क्या ये टैक्सेबल होंगे। तो आंसर है कि हमारे को सबसे पहले वो देखना है कि टैक्सेबिलिटी प्रोविजन क्या कहता है। तो टैक्सेबिलिटी प्रोविजन कहता है कि अगर अप टू ₹50,000 मिले हैं फ्रॉम एनी पर्सन्स, यानी कि वन और मोर पर्सन से, वन और मोर पर्सन यानी कि कंबाइंड देखना है, एक से या बहुत सारे लोगों से मिला के अप टू ₹50,000 मिले हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अप टू ₹50,000 एक से या एक से ज्यादा से पूरे साल में, एक बंदे से या एक से ज्यादा बंदे से पूरे साल में अगर अप टू ₹50,000 मिले हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। 50,000 से ज्यादा मिल गए, सपोज अगर ₹50,100 मिल गए, तो फुल अमाउंट टैक्सेबल, तो पूरे के पूरे पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे, यानी कि ओवर एंड अबव वाले टैक्सेबल नहीं होंगे, 50,000 के ऊपर वाले टैक्सेबल नहीं होंगे, पूरे 50,000 को मिला के सारे फुल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि इस केस के अंदर तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर दूसरा केस देखें कि इसने इसको कितने रुपए दिए, ₹60,000 दिए, तो क्या ये टैक्सेबल होगा। तो आंसर है यस, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है और टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल इज इक्वल टू ₹60,000, पूरे ₹60,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। तीसरा केस देखते हैं, इसने इस बंदे ने इसको ₹40,000 दिए, इस बंदे ने इसको ₹5,000 दिए, तो क्या ये टैक्सेबल होंगे। तो हमारे को देखना है कि क्या ये पूरा मिला के 50,000 बनता है, ये पैसे पूरे साल के मिला के 50,000 बनते हैं। तो ये बनते हैं 45,000, इस वजह से ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने इसको डे 1 पे ₹10,000 दिए, इसने इसको डे 5 पे ₹15,000 दिए, इसने डे 6 पे इसको ₹60,000 दिए, तो क्या टैक्सेबल होंगे। तो आंसर है यस, टैक्सेबिलिटी आएगी गिफ्ट में, लेकिन कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो आंसर है पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी आएगी, यानी कि 60, 70, 80 ₹85,000 इसकी गिफ्ट के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पैसे दिए गिफ्ट के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले आता है गिफ्ट के अंदर पैसे। तो पैसे हमारे को देखने हैं कि पूरे साल में अगर एग्रीगेट अमाउंट जो है वो अप टू ₹50,000 है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी होल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मनी के केस के अंदर अगर एग्रीगेट मनी रिसीव्ड एक्सीड्स ₹50,000 है तो ऑल मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। अदरवाइज एग्जेम्प्ट का मतलब यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो इफ इट इज अप टू ₹50,000 देन एग्जेम्प्ट, यानी कि अगर अप टू 50,000 है तो एग्जेम्प्ट है, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। फ्रॉम वन और मोर पर्सन, यानी कि सब पर्सन का सब मिला के देखा जाएगा,
सब कुछ मिला के अगर 50,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस के अंदर सबसे पहले ये भी 1 और मोर पर्सन से देखा जाएगा, यानी कि एक पर्सन से मिला है या सबसे मिला है, कंबाइन करके देखा जाएगा। लेकिन कंबाइन क्या करेंगे, तो सबसे पहला केस लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन यानी कि एग्जाम्पल पे स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट का लेते हैं पेंटिंग का, तो हमारे हर एग्जाम्पल में पेंटिंग चलेगी। तो इसने क्या करा, राम ने को श्याम ने एक पेंटिंग गिफ्ट करी, पेंटिंग गिफ्ट करी, तो क्या टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये हमारे को चेक करना है। तो पेंटिंग के केस में हमारे को क्या देखना पड़ेगा, हमारे को कैसे पता चलेगा कि पेंटिंग की वैल्यू क्या है। तो इस केस में लॉ कहता है कि आपको पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, जो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू है, पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू। बिकॉज फेयर मार्केट वैल्यू से आपको पता चलेगा कि पेंटिंग की वैल्यू कितनी है। तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, तो अगेन इस केस में अगर आपका नो कंसिडरेशन का केस है, यानी कि श्याम ने राम को पेंटिंग दी, विदाउट कंसिडरेशन दी यानी कि गिफ्ट दिया, तो हमारे को देखनी है कि उस पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू अब ₹250,000 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। अब अगर इस केस में भी एक से ज्यादा बंदों ने दिया है तो एग्रीगेट करके देखनी है कि एग्रीगेट वैल्यू अब ₹250,000 है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम को श्याम ने पेंटिंग करी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 थी, गीता ने पेंटिंग दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 15,000 थी, और सीता ने पेंटिंग दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज थी। तो इस केस के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, पहले तो ये बताओ, आप लोग बताओ कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो आंसर है आनी चाहिए टैक्सेबिलिटी। लेकिन कितनी टैक्सेबल होएगा अमाउंट, क्या 50,000 टैक्सेबल होगा, क्या 10,000 टैक्सेबल होगा, क्या 15,000 टैक्सेबल होगा। तो आंसर है एग्रीगेट अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, यानी कि इन सबका एग्रीगेट अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। तो वो कितना बनेगा, तो एग्रीगेट अमाउंट बनेगा 50, 60, 70। तो टैक्सेबिलिटी आएगी, और कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी, ₹75,000। 50 + 65 + 10,000 75। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरा केस क्या कहता है कि विद कंसिडरेशन मिला है, विद कंसिडरेशन मिला है बट वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, विद कंसिडरेशन मिला है बट इनएडिक्वेट है। तब हमारे को डिफरेंस देखना है, तब हमारे को डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस जो है वो एक्सीड कर जाता है 50,000 से ज्यादा पूरे साल में सब बंदों से मिला के, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सीड नहीं करता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे इस केस के अंदर हम लेते हैं एग्जांपल ज्वेलरी का। इस केस में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ज्वेलरी का, तो ये रिया है, रिया की फ्रेंड ने एक ज्वेलरी बेची। सब इन सारे स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में हमारे को फेयर मार्केट वैल्यू ही देखनी है। तो ज्वेलरी अगर बेची तो ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू जो थी, मैं FMV नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ, वो सपोज थी 1,00,000 रुपए। तो
रिया को सिया ने रिया को ज्वेलरी बेची 1 लाख रुपए की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। रिया ने इसके बदले, क्योंकि दोस्ती यारी थी, तो रिया ने कहा कि मैं आप तेरे को 90,000 ही दूंगी, 90,000 रुपए की पेमेंट करी। तो डिफरेंस कितना आया, क्योंकि 1 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू की है लेकिन 90,000 दे दिया, तो डिफरेंस आ गया 10,000 का। तो इस केस में क्या टैक्सेबल होगा, तो आंसर है कि जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से कम है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। वहीं अगर इस केस के अंदर रिया जो है वो सिया को सिर्फ 40,000 रुपए देती, तो अब डिफरेंस कितना आता, तो अब डिफरेंस आता 60,000 रुपए का। तो कितना टैक्सेबल होता, तो आंसर है पूरा फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाता, पूरा 60,000 टैक्सेबल होता, 50,000 से ऊपर वाला टैक्सेबल नहीं होता, सिर्फ पूरा का पूरा 60,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल हो जाता। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना चीज पोर्शन जो है समझ में आया होगा। तो हम फिर से एक बार इन दोनों हेड्स को, इन दोनों पार्ट्स को रिवाइज करते हैं कि अगर गिफ्ट मिला है किसी भी पर्सन से अदर देन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को छोड़ के, तो गिफ्ट अगर लो या नो कंसिडरेशन पे मिला है तो वो टैक्सेबल होगा। तो गिफ्ट में क्या क्या आता है, तो गिफ्ट में आता है सबसे पहले पैसे, मनी, मनी मिली है तो। फिर दूसरी आती है स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो होते हैं शेयर्स, ड्रॉइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड, बिल्डिंग और बोथ। तो मनी की बात करी हमने, तो मनी, किसी ने किसी को पैसे दिए, तो अगर अप टू ₹50,000 तक दिए हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। लेकिन 50,000 से ज्यादा दिए तो फुल टैक्सेबल हो जाएंगे। एक से ज्यादा बंदों ने दिए हो तो भी टोटल अमाउंट देखी जाएगी, अगर अप टू 50,000 है तो टैक्सेबल नहीं होगी, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर अगर किसी ने किसी को स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी दी है, जो क्या होती है वो हमने देखी, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन दी है तो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी की हमारे को फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू हमारे को देखनी है पूरे साल में सारे बंदों से मिला के, जितने भी लोगों ने दी है। अगर वो अप टू 50,000 है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, यानी कि वो एग्जेम्प्टेड रहेगी। लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस केस में भी आप लोग अदरवाइज एग्जेम्प्ट का जो है मतलब ये जोड़ सकते हो। फिर अगर विद कंसिडरेशन दी है तो हमें देखना है कि फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस कितना है। फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस कितना है, अगर वो सबका मिला के एक बंदे ने या एक से ज्यादा बंदे ने दी है अप टू, और एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज, सारी चीजें इसमें कंबाइन करके देखनी है, तो वो अगर अप टू ₹50,000 है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगी, यानी कि वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो अगेन फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अब बारी आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या देखना है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले आपको पर प्रॉपर्टी देखना है, यानी कि इस केस में एग्रीगेट नहीं देखा जाएगा सारी प्रॉपर्टीज का मिला के, या इस केस में पर्सन देखा जाएगा। इस केस में देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी मिली है वो क्या कैसे काम कर रही है, तो इस केस में सिर्फ आपको प्रॉपर्टी देखना है। बाकी दोनों केस में पर्सन का मिला के टोटल कंबाइन करके देखना है। इस केस में पर प्रॉपर्टी देखना है, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी सबका अलग अलग देखना है, और फिर आपको उस हिसाब से उसकी हर प्रॉपर्टी की अलग अलग टैक्सेबिलिटी निकलेगी। तो इस केस में भी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सबसे पहला केस आता है विदाउट कंसिडरेशन, कि आपको प्रॉपर्टी फ्री में मिली है। तो इस केस में आप लोगों को एसडीवी देखनी है। एसडीवी क्या होती है, तो एसडीवी होती है, एसडीवी स्टैंड्स फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एसडीवी स्टैंड्स फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। होती क्या है एसडीवी, तो एसडीवी हमने कैपिटल गेन में डिस्कस करी थी। एसडीवी
कि जैसे सपोज ये लोकेलिटी है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे घर है, तो इस लोकेलिटी की म्यूनिसिपैलिटी जो होगी वो म्यूनिसिपल वैल्यू उसकी तय करेगी, यानी कि सर्कल रेट कि मिनिमम इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, वही एसटीवी होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यानी कि ये गवर्नमेंट बॉडी रिकॉग्नाइज वैल्यू होती है कि इतनी इस प्रॉपर्टी को बेचने पे मिनिमम वैल्यू आएगी ही आएगी। तो इस केस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले एसडीवी का कंपैरिजन देखना है। अगर आपको फ्री में प्रॉपर्टी मिली तो उस प्रॉपर्टी की एसडीवी देखनी है। अगर वो एसडीवी अप टू 50,000 है, अप टू 50,000 है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी इंटायर एसडीवी जो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे सपोज ये घर है, या एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, ये एक लैंड है, इस लैंड की अगर एस डी वी 45,000 रुपीज है और किसी ने ये घर राम को गिफ्ट दिया तो राम के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। वहीं अगर किसी और ने किसी और ने एक लैंड जिसकी एसडीवी 1 लाख रुपए है, जिसकी एसडीवी 1 लाख रुपए है, वो गिफ्ट दिया राम को, तो क्या राम के हाथ में अब टैक्सेबिलिटी आएगी? तो आंसर है यस। एसडीवी जो है वो 50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000 रुपीज। तो इस केस में राम के हाथ में ये इंटायर एसडीवी 1 लाख की टैक्सेबल हो जाएगी। और हमें पर प्रॉपर्टी देखना है, यानी कि ये 45,000 जो है ये राम के हाथ में टैक्सेबल अब भी नहीं होंगे। यानी कि अगर राम को दो डिफरेंट लोगों से भी, अगर सेम लोगों से भी मिल रहे हैं, अगर श्याम ने भी दिया है ये लैंड और ये वाला लैंड भी श्याम ने दिया है, तो पर प्रॉपर्टी देखना है। तो इस केस के अंदर ये लैंड टैक्सेबल राम के हाथ में नहीं होगा, इस केस के अंदर ये लैंड राम के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और इंटायर एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी जो कि 1 लाख रुपीज की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टोटल देखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यानी कि लैंड, बिल्डिंग और बोथ आपको सिर्फ एसटीवी देखनी है। अगर मैं बिल्डिंग की भी बात करूं तो बिल्डिंग में भी आपका लैंड भी होता है, तो फिर आपको लैंड की भी एसडीवी देखनी है और प्लस बिल्डिंग की भी एसडीवी देखनी है इंडिविजुअल। ये आपकी इंडिविजुअल चलती है, क्योंकि हमने कैपिटल गेन में देखा था कि ये दोनों एसेट जो है अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, इस वजह से आपकी इनकी दोनों की एसडीवी आपकी इंडिविजुअलिटी में देखनी है। अगर वो 50,000 से ज्यादा होती है तो इंटायर एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी, अप टू 50,000 है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब दूसरा आता है क्वेश्चन कि कंसिडरेशन मिला है, कुछ कंसिडरेशन मिला है। अगर कंसिडरेशन मिला है तो फिर इस केस में आपको कंसिडरेशन जो है वो ये देखना है कि क्या वो उसकी रेंज के अंदर है, टॉलरेंस बैंड की रेंज के अंदर है। हमने टॉलरेंस बैंड जो था वो उसमें देखा था कि 110% होता है, यानी कि जितना एसडीवी है उसका मतलब जितना आपको कंसिडरेशन मिला है वो एसडीवी के 10% से ज्यादा है या कम है, 10% से ज्यादा है या कम है, उसकी रेंज के 10% की रेंज में है या नहीं है। अगर वो उसकी रेंज से कम है तो फिर आपको देखना है डिफरेंस कितना है एसडीवी और कंसिडरेशन का। अगर वो डिफरेंस 50,000 एक्सीड कर जाता है तो इंटायर जितना डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीड नहीं करता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर वो कंसिडरेशन उसकी रेंज के अंदर ही है तो फिर आपको दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे
कोई गिफ्ट मिला जिसकी वैल्यू जो थी एसडीवी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की थी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वैल्यू का एसडीवी जो थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। कंसिडरेशन जो मिला वो 1 करोड़ रुपए का मिला। तो अब अगर डिफरेंस है वो तो 10 लाख रुपए है, लेकिन सबसे पहले आप हमें को ये चेक करना है कि क्या ये इसकी रेंज के 10% की रेंज में है। तो आंसर है यस। अगर हम इस एसडीवी का 10% देखें, यानी कि अगर हम 1 करोड़ 10 लाख को डिवाइड करें 1 करोड़ से, तो वो 10% की रेंज के अंदर आता है, तो इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर ये 90 लाख रुपए होता, अगर ये 90 लाख रुपए होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता 1 करोड़ 10 लाख का और 90 लाख का, यानी कि 20 लाख रुपीस, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता। तो सबसे पहले टॉलरेंस बैंड चेक करना है, यानी कि वो उसकी 10% की रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर वो उसकी रेंज के अंदर नहीं है तो फिर जो डिफरेंस है वो चेक करना है। अगर वो 50,000 तक का है तो टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा का है तो पूरा का पूरा जितना डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में एसडीवी क्यों नहीं टैक्सेबल हो रही है? क्योंकि कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी कि जितनी एसडीवी है उतना कुछ पैसा उसका मिल रहा है, इस वजह से सिर्फ डिफरेंस टैक्सेबल हो रहा है। ऊपर के केस में कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे थे तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो रही थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसकी रेंज में है या नहीं है, और फिर डिफरेंस जो है अगर वो 50,000 से ज्यादा का है तो टैक्सेबल हो जाएगा जितना डिफरेंस है, पर प्रॉपर्टी देखा जाएगा। अब गिफ्ट कब कब टैक्सेबल नहीं होगा? तो कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर रिलेटिव से मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, ये एक सवाल आता है। तो रिलेटिव में आते हैं स्पाउस, फिर ब्रदर सिस्टर, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का स्पाउस, इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर्स और उनके स्पाउस, फिर इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट, यानी कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और उनके लीनियल डिसेंडेंट्स, यानी कि चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन और इन सबके भी स्पाउसेस। और स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और उनके भी स्पाउसेस। तो ये सब जो है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, और स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। तो लीनियल डिसेंडेंट्स तो सेम ही रहेंगे स्पाउस और इंडिविजुअल के, यानी कि चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन लीनियल असेंडेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। रिलेटिव्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूड स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, lineal ascendants of individual and his spouse, lineal descendant and his spouse, brother और sister of parents, यानी कि पेरेंट्स और पेरेंट्स के भी ब्रदर सिस्टर्स आएंगे इस केस में। और इन सबके स्पाउस। और एचयूएफ के केस में मेंबर्स। ये सेक्शन तो वैसे सब पूरे पर्सन पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो दो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनके रिलेटिव्स होते हैं तो वो उनसे पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर अगर गिफ्ट
मैरिज पे मिला है, यानी कि इंडिविजुअल की शादी है, तो उसमें जो उसको गिफ्ट्स मिलेंगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जैसे शादी पे जैसे पैसे मिलते हैं, लोगों से गिफ्ट भी मिलते हैं, तो उसमें रिलेटिव्स भी होते हैं और फ्रेंड्स फैमिली ये सब भी होते हैं जो रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो उनसे भी अगर पैसे या कोई भी गिफ्ट प्रॉपर्टी कुछ भी मिला तो वो भी सारा एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन एनिवर्सरी पे मिला है तो जैसे सपोज फर्स्ट एनिवर्सरी बनाई, सेकंड एनिवर्सरी बनाई, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली सिर्फ मैरिज को कवर किया गया है और किसी चीज को और किसी इवेंट को कवर नहीं किया गया है। अगर विल में या इनहेरिटेंस में मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। कॉन्टेम्पलेमेशन ऑफ डेथ पे मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसी हॉस्पिटल से या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिला है तो उस केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसी यूनिवर्सिटी से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसी ट्रस्ट से मिला है जो 12AB सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है, ये सेक्शन फाइनल के अंदर है, तो उस केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसी लोकल अथॉरिटी से, म्यूनिसिपैलिटी से या किसी भी जिधर जो लोकल अथॉरिटी है उससे मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। किसी ट्रस्ट से मिला है जो इंडिविजुअल के लिए ही बनाई गई है, उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, तो उस केस में भी नहीं मिलेगा। किसी भी फंड से, ट्रस्ट से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो 1023C के अंदर रेफर्ड है उनसे भी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फिर एक सेक्शन हमने सेक्शन 47 पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर। वो सेक्शन कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती है उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जिस वजह से उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता है। और वो जो ट्रांजैक्शन है यानी कि उसमें जो प्रॉपर्टी मिली वो गिफ्ट के अंदर भी कवर्ड नहीं होंगी। जैसे क्या थी, जैसे HUF का पार्टीशन हो गया, तो HUF का पार्टीशन हो गया तो सपोज प्रॉपर्टी मिली या पैसे मिले तो वो गिफ्ट भी नहीं माने जाएंगे, इस वजह से वो टैक्सेबल नहीं होंगे। होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को दिया, जिसमें हमने देखा था कि दूसरी वाली जो है इंडियन कंपनी होनी चाहिए और 100% होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए, आपको याद आ रहा होगा, तो उस केस में भी वो गिफ्ट भी नहीं माना जाएगा। अमेलगमेशन में या डीमर्जर में भी मिला है तो भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। फिर 56(2)(10 है, ये कोविड के टाइम के अंदर एक चीज और लेकर आता है कि अगर पैसे मिले हैं, हमने देखा कि किसी भी पर्सन से पैसे मिलेंगे तो 50,000 से ज्यादा मिले तो टैक्सेबल हो जाएंगे, बट कोविड के टाइम पे कुछ और फर्दर एग्जाम्पशन लाई गई थी कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोविड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले हैं और जितना उसका खर्चा हुआ है उतने पैसे तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे सपोज खर्चा 1 लाख का हुआ और पैसे मिल गए 2 लाख, तो फिर जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अप टू 1 लाख जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर उसकी डेथ पे पैसे मिले हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल को कोविड हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो अगर उसके एम्प्लॉयर से पैसे मिले हैं तो सारे के सारे पैसे एग्जेम्प्टेड है, लेकिन किसी और पर्सन से मिले हैं तो अप टू 10 लाख जो है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, उससे ज्यादा अगर मिले तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। पैसे मिलने किसको चाहिए, फैमिली को मिलने चाहिए। तो फैमिली में कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव्स। डेथ जो होनी चाहिए वो जब कोविड पॉजिटिव आ गया, यानी कि उसका जो टेस्ट रिजल्ट है कोविड पॉजिटिव आ गया, उसके 6 मंथ्स के अंदर डेथ हो जानी चाहिए और पैसे 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। तो आप ये सेक्शन देख सकते हो एक बार, रेलिवेंस इतनी अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, MCQ में आ सकता है। तो 56(2)(10 जो है सेक्शन हमने देखा। अगर आपको ये सेक्शन पूरा आप याद कर सकते हो, सेक्शन 56(2)(10, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। याद इन द सेंस सेक्शन का नंबर बोल रहा हूं मैं। आप सेक्शन का नंबर अगर याद रख सकते हो 56(2)(10 तो अच्छी बात है, अगर आप कोट करोगे तो एक अच्छा एग्जाम के अंदर अच्छा रहेगा। बट गलत कोट कभी मत करना, अगर आप श्योर नहीं हो किसी भी सेक्शन नंबर के ऊपर तो आप उसके, अगर आपको सिर्फ 56 याद है तो 56 भी कोट कर सकते हो, 56(2) भी याद है तो 56(2) तक कोट कर सकते हो, अगर आपको क्लॉज याद नहीं है तो।
तो आप इसको छोड़ सकते हो। सिर्फ इतना भी कोट करोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि 56 कवर करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये एग्जांपल दिए हैं मैंने, ऊपर सारे एग्जांपल कवर कर लिए हैं, तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमने स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो देखी थी, जिसमें हमने देखे थे कि क्या क्या स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आते हैं, ड्राइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इनके अलावा अगर कुछ भी दिया है तो वो क्या टैक्सेबल होगा? तो आंसर है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो सब एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे अगर मोबाइल फोन दे दिया, कार दे दी, या कोई भी इनको छोड़ के कोई भी अगर मूवेबल एसेट मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, तो वो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए, अगर किसी को मिलता है स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के या इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे कार, मोबाइल फोन, वॉच, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी, प्लांट एंड मशीनरी भी इवन कवर्ड है। अगर गिफ्ट जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, इवन ऑन मैरिज दे रहा है, तो कैश में जो गिफ्ट दे रहा है वो तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ये हमने सैलरी हेड में देखा था कि चाहे मैरिज पे भी मिला हो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर टोकन में या वाउचर के फॉर्म में दे रहा है तो अप टू ₹5,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरे साल का मिला के। 5,000 से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पीजीबीपी है और उसकी वजह से कोई गिफ्ट मिला है तो वो गिफ्ट भी टैक्सेबल होगा, बट वो गिफ्ट पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर किसी को लो कंसिडरेशन पे स्टॉक इन ट्रेड मिलता है, मतलब कोई किसी चीज में डील करता है, उस वजह से उसको लो कंसिडरेशन पे वो सामान मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ना पीजीबीपी में वो टैक्सेबल होगा, ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इवन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग भी है, वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। वो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी बिकॉज अल्टीमेटली वो सीधा पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे सपोज किसी को 1,00,000 रुपए का सामान जो था, ज्वेलरी ले लेते हैं एग्जांपल, तो ज्वेलरी 1,00,000 रुपए की किसी को 40,000 में मिल गई, तो अब आगे जाके जब वो बेचेगा, तो सपोज वो उसको 2,00,000 की बेचेगा, तो इसको डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली 1.6 लाख आ जाएगा, जो उसकी इनकम बन जाएगी। तो अगर वो 1,00,000 रुपए का भी लेता तो उसकी 1,00,000 रुपीज जो है, अगर वो 40,000 हम यहाँ पे टैक्सेबल करते 60,000 तो भी वो टैक्सेबल हो जाती। लेकिन अगर वो 40,000 की लेके 2,00,000 की बेच रहा है तो 1.6 लाख ऑटोमेटिकली उसकी टैक्सेबल हो रही है, यानी कि ये जो 60,000 का गैप है ये अपने आप टैक्सेबल हो रहा है। इस वजह से ये आईएफएस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। इसलिए स्टॉक इन ट्रेड टैक्सेबल नहीं होती है आईएफएस के अंदर एज अ गिफ्ट। फिर कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे अगर किसी को स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप में भी फ्री में पैसे मिलते हैं, तो क्या वो टैक्सेबल होते हैं? तो आंसर है नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होंगे, स्कॉलरशिप टैक्सेबल नहीं होगी। अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है गवर्नमेंट से और उस अवार्ड में पैसे मिले हैं तो वो अवार्ड भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड है स्पेसिफिकली इन सेक्शंस के अंदर। फिर एसडीवी के फॉर्म में, अगर जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में एसडीवी से अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं है तो एओ ट्रांसफर कर सकता है केस वैल्यूएशन ऑफिसर को। अगर लो कंसिडरेशन में, जैसे हमने देखा कि सपोज खरीद बेच लो कंसिडरेशन में हुई है, तो एसडीवी अगर कौन सी डेट की लेनी है, तो ट्रांसफर की डेट की लेनी है या रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, एग्रीमेंट की डेट की लेनी है या रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है। तो सिंपल है कि आपको देखना है कि एग्रीमेंट की डेट की भी आप एसडीवी ले सकते हो अगर उस दिन आपका पार्ट में या फुल में कंसिडरेशन जो है पे हो गया प्रिस्क्राइब्ड मोड से। अगर किसी की गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल हो गई है, यानी कि एसडीवी टैक्सेबल हो गई है, तो बाद में अगर वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचता है या मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो भी आपका वो है प्रॉपर्टी
तो उस केस में जो एफएमवी हुई है या एसडीवी जो टैक्सेबल हुई है वो सीओए बन जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेनी है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो काउंट नहीं होगी, यानी कि जब उसको गिफ्ट मिल गया तब से लेके जब तक वो बेचेगा। रिलेटिव्स के केस में हमने देख लिया था कौन कौन आता है। तो एक बार अगर मैं इस सेक्शन को आपको समराइज करूं, तो किसी भी पर्सन से अगर गिफ्ट मिला है, यानी कि कुछ भी गिफ्ट में क्या क्या चीज आती है वो मिली है रिलेटिव्स को से छोड़ के, तो वो टैक्सेबल होगी। तो गिफ्ट में सबसे पहले मनी आता है। मनी अगर आपको सब पर्सन से मिला के पूरे साल में अप टू 50,000 मिली है तो एग्जाम्प्ट है, 50,000 से ज्यादा मिली है तो टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या क्या आती है स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आती है, ड्राइंग्स आती है, ज्वेलरी आती है, पेंटिंग्स आती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आते हैं, स्कल्पचर्स आते हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट आता है, बुलियन आता है और वर्चुअल डिजिटल एसेट आता है। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो सब मिला के सारे पर्सन से मिला के सारी प्रॉपर्टी देखनी है। अगर एफएमवी अप टू 50,000 है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। विद कंसिडरेशन मिला है तो डिफरेंस देखना है, एफएमवी और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो अगर अप टू 50,000 है तो एग्जेम्प्ट, 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग और बोथ आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पर प्रॉपर्टी वाइज देखना है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो एसटीवी देखनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर अप टू 50,000 है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर उससे ज्यादा है तो पूरी की पूरी एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर विद कंसिडरेशन मिला है तो सबसे पहले आपको टॉलरेंस बैंड चेक करना है, यानी कि एसडीवी की रेंज के 10% की रेंज के अंदर ही कंसिडरेशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे कम है कंसिडरेशन तो फिर आपको डिफरेंस देखना है। अगर वो अप टू 50,000 है तो टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ये पर प्रॉपर्टी वाइज देखना है। गिफ्ट कब कब टैक्सेबल नहीं होगा, तो रिलेटिव से मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, तो स्पाउस आ गया, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर और इन सबके स्पाउसेस आ गए। मैरिज में मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। विल इनहेरिटेंस में मिला है तो नहीं होगा। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिला है तो नहीं होगा। और किसी हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB से, किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी फंड से, ट्रस्ट से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो 10 to 23C में है, या जो सेक्शन 47 की ट्रांजेक्शन है उससे में मिला है तो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोविड की वजह से मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट उतना ही टैक्सेबल नहीं होगा जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था कोविड के ऊपर, यानी कि ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर डेथ में मिला है, फैमिली को मिला है, तो एम्प्लॉयर से मिला है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किसी पर्सन से मिला है तो अप टू 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फैमिली में कौन आता है, तो स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव्स आते हैं। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ऊपर मेंशन्ड है उसके अलावा कुछ भी मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे कि कार हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वॉच हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। अगर एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट मिला, चाहे इवन मैरिज में भी मिला है, तो वो भी टैक्सेबल होगा अगर कैश में है। लेकिन अगर टोकन वाउचर के फॉर्म में है तो 5,000 तक का पूरे साल में एग्जेम्प्ट रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन के केस में अगर कोई गिफ्ट मिला है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। स्टॉक इन ट्रेड लो कंसिडरेशन पे भी मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो सेक्शन है खत्म होता है। तो आप लोग इस सेक्शन को एक बार पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इन नोट से पढ़िएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर एक सेक्शन आता है सेक्शन 43CA। वो सेक्शन क्या कहता है, तो ये कहता है कि एसटीवी डीम्ड टू बी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड। हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 50C कैपिटल गेन के अंदर, तो वो कहता था कि जो आपकी एसडीवी है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी अगर टॉलरेंस बैंड से कम है तो 43CA क्या कहता है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रखी है तो उस केस में भी एसडीवी ही बनेगी अगर वो आपका जो कंसिडरेशन है वो 110% यानी कि टॉलरेंस बैंड से कम है। तो ये सेक्शन किसको लगेगा, ये सेक्शन रियल एस्टेट डेवलपर्स या जो उन पर्सन को लगेगा जो लैंड और प्रॉपर्टी में डील करते हैं, यानी कि वो उनका बिजनेस है। तो हमारे को इसकी एसडीवी देखनी है। अगर कंसिडरेशन जो है वो 10% से कम है एसडीवी के
तो फिर हमारे को एसडीवी को ही लेना पड़ेगा एज अ फुल सेल कंसिडरेशन, यानी कि सेल प्राइस। अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं है तो एओ जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर कर सकता है। एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है, एग्रीमेंट डेट की या रजिस्ट्रेशन डेट की? तो आप वैसे रजिस्ट्रेशन डेट की लेनी है, लेकिन एग्रीमेंट डेट की भी ले सकते हो अगर जो कंसिडरेशन है वो पार्ट में या फुल में प्रिस्क्राइब मोड से पे कर रखा हो। प्रिस्क्राइब मोड क्या होते हैं? तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, यूपीआई। तो आप ये सेक्शन पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू एसएससी लाइक रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स, ट्रेडर्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हैं, जिनके पास हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड की तरह रहता है। to be full for computing, but only if the STV exceeds 110% of the actual consideration. क्या है? यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, STV डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन देखना है। तो वो अगर 1.1 तक है तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा आता है तो फिर आपकी STV टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एसएससी नहीं है सेटिस्फाइड तो वो ट्रांसफर कर सकता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हो। अगर STV फुल कंसिडरेशन या पार्ट कंसिडरेशन डेट ऑफ एग्रीमेंट पे हो रखा हो प्रिस्क्राइब मोड से। अब ये डीप डाइव आप ये खुद पढ़ सकते हो। यानी कि इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं अगर आपको हिंट दूं तो 43 CA, 50 C और 56 210 हमने ये 3 सेक्शन अब पढ़ लिए। तो 56 210 जो है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। अगर लो कंसिडरेशन पे हुआ है तो वो क्या कहता है, वो कहता है एसडीवी के ऊपर ले आओ इसे। अगर बायर ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे ली है तो उसकी एसडीवी का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल उसके हाथ में हो जाएगा। 43 सी और 50 सी क्या कहता है कि अगर कम है सेल प्राइस एसडीवी से तो एसडीवी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा दोनों केस में। यानी कि यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं और 43 यानी कि पीजीबीपी में इसको हम सेल प्राइस कह सकते हैं। तो एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगा अगर कम है। तो आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक सेक्शन आता है 56 to 11, यानी कि अगर किसी को कंपनसेशन मिला है उसकी एम्प्लॉयमेंट की मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन की वजह से, लेकिन एम्प्लॉयर से नहीं मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे सपोज जो रिया है, रिया एबीसी लिमिटेड में काम करती है, एबीसी लिमिटेड में काम करती है। तो जब आप किसी कंपनी से रिजाइन करते हो तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। पॉलिसी में होता है नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, कितने भी टाइम का हो सकता है, 2 months 3 months वट एवर, जो भी पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर रिया यहाँ से रिजाइन करना चाहती है तो उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो चाहती है कि रिया यहाँ से रिजाइन करके यहाँ पे इनको ज्वाइन कर ले, लेकिन रिया को 2-3 months का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो पीक्यूआर लिमिटेड रिया को कह सकते हैं कि आप ये नोटिस पीरियड बाय आउट कर लो। बाय आउट का क्या मतलब हुआ? तो वो कह सकते हैं कि आप इनको 2-3 months के जो पेमेंट है वो कर दो। जैसे सपोज 50,000 की पेमेंट कर दिए हैं, ये पेमेंट आप एबीसी लिमिटेड को कर दो तो वो आपको छोड़ देंगे। तो रिया बोलती है मैं नहीं करूंगी। तो पीक्यूआर लिमिटेड कहता है कि ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे मैं ही पेमेंट कर देता हूँ, आपके बिहाफ पे मैं ही पेमेंट कर देता हूँ। तो इस केस के अंदर पीक्यूआर लिमिटेड ने एक तरह से रिया को ही 50,000 रुपए दे दिए। लेकिन वो 50,000 रुपए क्यों दिए हैं? वो दिए हैं टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि 2-3 महीने का जो उसका एम्प्लॉयमेंट था उसको टर्मिनेट करने के लिए पैसे दिए हैं। एबीसी लिमिटेड को डायरेक्टली पे कर दिए, लेकिन दिए तो रिया के बिहाफ पे ही है। तो अब ये किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? क्योंकि अभी तो एबीसी लिमिटेड का जो एम्प्लॉयर है, जो रिया का एम्प्लॉयर है वो एबीसी लिमिटेड है, पीक्यूआर लिमिटेड बना नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है नहीं, तो इसलिए सैलरी में आ नहीं सकता।
और किसी हेड में आ नहीं सकता, बिकॉज किसी क्राइटेरिया के, किसी भी हेड के चार्जिंग सेक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो इस हेड में आएगा। यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने पेमेंट करी है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आईएफएस के अंदर आएगा। तो ये सेक्शन कहता है कि कैच आउट प्रोविजन जो है वो अप्लाई हो जाएगा कि पेमेंट इनकम तो है रिया की, लेकिन अब किस हेड में आनी चाहिए, तो अगर ऊपर के किसी भी चारों हेड में नहीं आ रही है तो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी कंपनसेशन मिला है ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और अ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर ये सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा, तो सैलरी में अगर टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर इस साइड में होगा। सैलरी में हो जाता, जैसे अगर पीक्यू लिमिटेड पहले ही एम्प्लॉयर बन जाता और फिर पेमेंट करता, तो फिर वो सैलरी हेड में चले जाता। तो आप ये पढ़ोगे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कैजुअल इनकम 56 टू आईवी। तो कैजुअल इनकम क्या क्या होती है, तो इसमें आते हैं कोई भी लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेसेस से, इंक्लूडिंग हॉर्सेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, इनसे कोई भी अगर इनकम कमाई है तो वो कैजुअल इनकम मानी जाती है, वो आईएफएस के अंदर ही टैक्स होती है। लेकिन इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो अलग लगती है, यानी कि ऊपर के हमने जितने भी देखे उन सब पे तो स्लैब रेट लगेगी, जो इंडिविजुअल की या जो भी है रेट वो लगेगी। इसके अंदर आपका टैक्सेबल जो होता है वो 30% की रेट से टैक्सेबल होता है, प्लस सरचार्ज अगर कोई भी लगना है तो। सरचार्ज की क्राइटेरिया क्या था वो हमने फर्स्ट उनमें बेसिक्स में पढ़ा था कि सरचार्ज कब कब एप्लीकेबल होता है, और प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगना ही है 4%। यानी कि ये जो इनकम है ये 30% की रेट पे टैक्सेबल होती है, इस स्लैब रेट पे टैक्सेबल नहीं होती है। इसमें भी आपके सेक्शन है दो डिफरेंट, आपको उनके सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन गेम्स की वजह से कोई भी इनकम हुई है तो वो 30% के रेट पे टैक्सेबल होगी, लेकिन ये सेक्शन, इसका सेक्शन जो है टैक्सेबिलिटी वाला जो रेट बताता है वो 115 BBJ बताता है। तो 30% की रेट पे टैक्सेबल, प्लस सरचार्ज लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। उसके अलावा कोई भी जो कैजुअल इनकम है यानी कि ऑफलाइन मोड से जो हुई है वो 115 BB बताएगा, उस पर भी 30% टैक्सेबल लगेगा, सरचार्ज लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन लगेगा। अब इस केस में कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है इस इनकम को कमाने में। जैसे सपोज आपने लॉटरी खेली, लॉटरी जीती, तो लॉटरी के जो टिकट्स के पैसे हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो है हॉर्स रेसेस का छोड़ के, यानी कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस जो है उसको छोड़ के आपका उसका जो खर्चा है वो अलाउड होता है, उसके अलावा कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। तो कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा इस इनकम के ऊपर, यानी कि फ्लैट जो इनकम है वही टैक्सेबल होगी। लॉटरी खेलने के लिए हमने जो लॉटरी टिकट ली, तो जितने की भी ली वो कुछ आपको उसका माइनस, वो उसका एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करना पड़ेगा, सीधा टैक्सेबल करना पड़ेगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हमने उसमें पढ़ा था कैपिटल गेन में। जैसे सपोज मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का 80C का डिडक्शन अभी भी अनएग्जॉस्टेड पड़ा है, यानी कि आप अब कहीं से माइनस नहीं कर सकते हो, और आपकी इस हेड के अंदर कैजुअल इनकम जो है वो 1.5 लाख की है, तो क्या आप 1 लाख इससे माइनस करके 50,000 पे टैक्स दे सकते हो? तो आंसर है नहीं, आपको पूरे 1.5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सिमिलरली अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का भी अलाउड नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर कोई बंदा जैसे जिसकी किसी की स्लैब रेट है 2.5 लाख, किसी की स्लैब रेट 2.5 लाख है, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम है 1.5 लाख रुपए की, तो वो इससे माइनस करके अब उसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट बची है वो 1 लाख की बची है। अब उसकी कैजुअल इनकम भी है 80,000 की, तो क्या वो इससे भी एग्जॉस्ट कर सकता है? तो आंसर है नहीं, वो इससे एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, उसको पूरे 80,000 के ऊपर 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर ये जो पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट है कि जैसे इनके ऊपर टीडीएस भी करते हैं 30% का, तो कभी कभी आपको एग्जाम के क्वेश्चन में
इनकम रिसीव्ड दे सकते हैं। जैसे सपोज आपकी इनकम हुई 1 लाख की, लेकिन एग्जाम में आपको दे दिया कि 70,000 रिसीव्ड हुई है, 70,000 रिसीव्ड हुई है, इनकम आपकी 1 लाख की है। तो जब आप IFOS के अंदर डालोगे तो अब आपको 1 लाख डालना पड़ेगा, यानी कि 70,000 को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो अगर समटाइम इन प्रॉब्लम लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज गिवन रेदर देन एक्चुअल लॉटरी इनकम रिसीव दे रखा है, तो ग्रॉस अप करना पड़ेगा। फिर एक इनकम और आती है, वो आती है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन क्या होती है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की फैमिली को पेंशन दे रहा है क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, तो वो फैमिली पेंशन होती है, तो वो IFRS के अंदर टैक्सेबल होती है। तो फैमिली पेंशन मीन्स रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल टू बाय एम्प्लॉयर टू पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय। ऐसे कोई भी विडो हो गई उसकी या लीगल ईयर्स हो गया। इस केस में डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन सेक्शन 57 में मिलती है। कितनी डिडक्शन मिलती है, तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर ₹15,000 इन केस ऑफ अगर शिफ्ट आउट कर रखा है, 25,000 अगर 115 BAC में, विच एवर इज लोअर। तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000 या 25,000 इन केस ऑफ अगर 115 BAC ऑप्ट कर रखा है। तो इन दोनों का जो लोअर होगा उतनी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। पेंशन जो है एग्जेम्प्ट होती है कोई आर्म फोर्सेस का पर्सोनल जो कोर्स ऑफ ड्यूटी में जिसकी डेथ हुई है, तो उसके अगर किसी वीडियो को या लीगल ईयर को मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ये किसी पर्सन को की फैमिली को जिसको परमवीर चक्र या वीर चक्र या महावीर चक्र मिला है, तो उस केस में भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो ये सेक्शन मैंने यहाँ पे दे रखे, आप इन्हें देख सकते हो। फिर आता है 56(2)(8) इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। तो इस केस के अंदर यानी कि जो आपको कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ उस वजह से जो आपको कंपनसेशन मिलना है, अगर वो डिलेड हो जाता है तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका IFRS के अंदर टैक्सेबल होगा। और ये इंटरेस्ट हमेशा आपका कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा, यानी कि मर्केंटाइल बेसिस पे भी अगर आपने अपनी बुक्स मेंटेन कर रखी है तो भी जब मिलेगा तभी आपका टैक्सेबल होगा। चाहे आपको लग रहा है कि मिलने वाला है तो भी आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जब जिस प्रीवियस ईयर में मिल गया उस प्रीवियस ईयर में आप इसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसमें भी आपको फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए का मिला, 1 लाख रुपए का मिला तो आपका IFRS के अंदर आपको सिर्फ 50,000 ही डालना है। 50,000 आपका डिडक्शन हो गया, यानी कि 50% का डिडक्शन फ्लैट मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो जहां जहां पर डिडक्शन मैंने बताई है वो आपको याद रखना है। फैमिली पेंशन की बता दी है और मैंने इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन की बता दी है। अगर एडवांस मनी फोरफिट हुआ है तो एडवांस मनी फोरफिट 1 अप्रैल 2014 के बाद से वो आपका IFRS के अंदर टैक्सेबल होगा। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना होता था। फिर एक सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बताता है जो डिडक्शंस अलाउड होते हैं। तो सबसे पहले हमने ईयर देख लिया कि जो भी आपको कंपल्सरी एक्विजिशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो उसमें 50% का डिडक्शन अलाउड होगा। और फैमिली पेंशन वाला भी देख लिया कि जितनी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 या फिर 15,000 अगर ऑप्शनल टैक्स रिजिम में, या ₹25,000 अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में, विच एवर इज लोअर, इतना अलाउड होगा। उसके बाद आता है अगर डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड हम आगे देखेंगे क्या होता है उसकी टैक्सेबिलिटी। तो डिविडेंड के ऊपर भी आपको एग्जाम्पशन एक्सपेंडिचर जो है अलाउड हो जाता है, डिडक्शंस अलाउड हो जाता है। बट कितना अलाउड होता है और कौन सा होता है, तो आपको इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होता है, और वो भी 20% ऑफ डिविडेंड इनकम का, यानी कि आपकी डिविडेंड इनकम का 20% जो है मैक्सिमम उतना अलाउड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए सपोज 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया,
1,00,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए, और आपकी डिविडेंड इनकम जो हुई है वो 2,00,000 रुपीज की हुई है। डिविडेंड इनकम जो है आपकी 2,00,000 रुपीज की हुई है, तो आपको 2,00,000 का 20% अलाउड होगा, यानी कि सिर्फ 40,000 रुपीज जो है अलाउड होगा, बाकी आपका सारा डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर इस केस में आपने सिर्फ 10,000 की ही एक्सपेंडिचर किया होता तो आपका पूरा का पूरा 10,000 अलाउड हो जाता। तो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर incurred to earn this income but limited to maximum of 20% of such dividend and unit income। और साथ में जो बायबैक के ऊपर है, हम आगे देखेंगे कि बायबैक को भी आगे एज अ डिविडेंड माना जाता है इनकम, उसके ऊपर अलाउड नहीं होगा, बायबैक को छोड़ के बाकी सब पे अलाउड होगा। फिर हमने देखा था लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर हमने देखा था कि अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है आपकी, मतलब आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपकी इनकम हो रही है, तो वो आईएफएस के अंदर होगी। तो वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे, जैसे करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, इवन डेप्रिसिएशन, वो सब आपको अलाउड हो जाएगा, वो आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हो और उसके ऊपर टैक्स फिर बाद में नेट पे दे सकते हो। कोई भी दूसरा खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का खर्चा है तब तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा, तो कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है तो वो होली एंड एक्सक्लूसिवली अगर आईएफएस की इनकम अर्न करने के लिए हो रहा है तो वो भी आपको अलाउड हो जाएगा, सिवाय कैजुअल इनकम को छोड़ के। कैजुअल इनकम में हमने देख लिया था कि कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, लेकिन ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज अलाउड हो जाएगा। तो सेक्शन 58 बात करते हैं डिसअलाउंसेस की। तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंस जो है वो अलाउड नहीं होगा, पर्सनल एक्सपेंस जो आपने खर्चा किया है वो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट या सैलरी बाहर पे करके जिस पे टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस नहीं काटा, तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। टीडीएस काटना जरूरी है वरना डिसअलाउड हो जाएगा। अगर किसी रिलेटिव को पेमेंट करी है लेकिन अनरीजनेबल पेमेंट या एक्सेसिव पेमेंट करी है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करी है, तो वो भी आपका उतना जो एक्सेस पोर्शन है वो अलाउड हो जाएगा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर एक्सेसिव या अनरीजनेबल मान जाएगा उतना अलाउड होगा, बाकी सारा आपका अलाउड हो जाएगा। जैसे सपोज किसी इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चा किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी 1,00,000 रुपए, आपने रिलेटिव से वो खर्चा करवाया, रिलेटिव के ऊपर वो खर्चा किया और उसको ले रही है 1,50,000 रुपए, तो आपके 50,000 जो है वो डिसअलाउड हो जाएंगे, बाकी 1,00,000 जो है वो अलाउड हो जाएंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपने कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा कर दी है तो वो डिसअलाउड हो जाएगी। तो ये सिमिलर टू जो लिखा हुआ है ये पीजीबीपी में आता है, पीजीबीपी के अंदर भी ऐसे ही चलता है। तो अगर किसी को 10,000 से ज्यादा कैश की पेमेंट करी है तो वो डिसअलाउड हो जाएगी, लेकिन आप किस मोड से पेमेंट कर सकते हो, तो अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या जो भी प्रिस्क्राइब्ड अदर मोड्स है उनसे आप पेमेंट कर सकते हो, जितनी भी अमाउंट की जाओ वो अलाउड होगा, लेकिन कैश में 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर और कोई आपने टीडीएस के जो प्रोविजंस है उसका कंप्लायंस नहीं किया, यानी कि किसी रेजिडेंट को पेमेंट करने पे अगर टीडीएस नहीं काटा जिसपे टीडीएस कटना चाहिए था, तो उस केस में वो एक्सपेंडिचर का 30% डिसअलाउड हो जाएगा, बट बाद में अलाउड हो जाएगा जब आप टीडीएस जो है काट के जमा करवा दोगे, लेकिन इस केस में सिर्फ 30% होगा। तो फॉरेन की पेमेंट में तो फुल अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगी, बट इस केस में सिर्फ 30% डिसअलाउड होगी, बाकी 70% जो अलाउड हो जाएगी। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैजुअल इनकम जो है उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे लॉटरी हो गया, बैटिंग, गैम्बलिंग, कुछ भी हो गया, लेकिन एक्सेप्शन है, मैंने ऊपर डिस्कस किया था, वो एक्सेप्शन क्या है, तो वो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि इसके ऊपर आप कोई भी खर्चा, हॉर्स रेसेस को मेंटेन करने का या जो भी आपका खर्चा होता है वो सारा का सारा अलाउड होगा, और जो भी लॉस है वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 साल तक सेक्शन 74A के हिसाब से, लेकिन ये इसी इनकम से टैक्स आपका सेट ऑफ होगा और किसी इनकम से सेट ऑफ भी नहीं हो सकता।
ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का जो आपका खर्चा है वो खर्चा अलाउड भी हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस आता है तो वो लॉस जो है आप इसी एक्टिविटी से ही सेट ऑफ कर सकते हो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से, और किसी से आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। फिर डीम्ड इनकम, तो ये कहता है कि जो भी आपने खर्चे करे हैं अगर वो खर्चे किसी बाद में जाके रिकवर हो जाते हैं तो वो आपकी इनकम माने जाएंगे। कोई भी खर्चा आपने करा है लेकिन वो रिकवर हो गया तो वो आपका इनकम माना जाएगा। जैसे सपोज हमने कहा कि आपने 1 लाख का एक रीजनेबल पेमेंट करी, लेकिन बाद में जाके उन्होंने कहा कि 80,000 की जरूरत थी, 20,000 आपको वापस पे कर दिए, तो वो आपका डीम्ड इनकम बन जाएगा। तो अगर कोई ऐसी क्लेम करता है डिडक्शन फॉर एन एक्सपेंडिचर, लॉस और ट्रेडिंग लाइबिलिटी इन एनी पास्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंटली वो अमाउंट रिकवर हो जाती है, तो कोई भी अमाउंट जो रिकवर हो गई या जो आपका लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई। जैसे सपोज आपको किसी को 1 लाख रुपए देने थे लेकिन वो 1 लाख रुपए अब देने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी, तो वो इस सेक्शन के अंदर फिर टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा एक बड़ा चंक जो है आईएफएस का वो कवर हो गया। अब हमारे को देखना है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। तो ये वाला हम पोर्शन जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप सेकंड पार्ट जो है वो देखिएगा, इसमें टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी कवर हो जाएगा। सो आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो लेक्चर और अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले। और ये जो नोट्स है मेरे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसमें मैं ये नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको ईजी रहेगी ये लेक्चर्स देखने में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, थैंक यू।